linear motion exercise 2, question 1 is a hall has the dimensions 10 meter into 10 meter into 10 meter. A fly starting at one corner ends up at a diagonally opposite corner. The magnitude of its displacement is nearly. So basically the fly is starting from one corner and it is going up to the exactly opposite corner. So if you will calculate the length of the diagonal of a cube, it is a root 3. If the sides of the cube are a, then the diagonal is of length a root 3. How to calculate? So if you have a cube like this, say this is the wall at the back side, ठीक है, रूम का जो ये बैक साइड वाला वॉल है, ठीक है, इस वॉल को ले रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पे क्या होगा, हम ये बोल रहे हैं कि द फ्लाई स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये वाला वॉल पीछे वाला है, ये वॉल आगे वाला है, ठीक है. तो इफ द फ्लाई स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट, इट इज गोइंग अप टू दिस पॉइंट, देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ. वो क्या होता है, ए रूट 3. हमें डायरेक्टली पता है, बट कैसे आता है एक बार देख लेते हैं. सो अगर आप देखोगे तो आपका जो बॉटम है, एक रूम को इमेजिन करो, रूम में सारी साइड्स, इफ द रूम इज ऑफ क्यूब शेप, तो सारी जो साइड्स, सारी जो फेसेस होंगी वो कैसी होंगी, वो होंगी स्क्वायर. अगर आप बॉटम को देखो, जो फ्लोर वाला जो एरिया है उसको देखो, दैट इज ऑल्सो स्क्वायर. तो उसमें कोई दो कॉर्नर ले लो, ऑपोजिट कॉर्नर्स, देन द लाइन जॉइनिंग ऑपोजिट कॉर्नर्स विल हैव द लेंथ ऑफ ए रूट 2. क्यों? बिकॉज दिस इज ए, दिस इज ए. यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट दिस इज ए बिकॉज ये क्यूब है और दिस इज ए. तो क्या आ जाएगा, ये लेंथ होगी, ये लेंथ हो जाएगी ए रूट 2. अब रूम की जो डायगोनल की लेंथ है ए रूट 2. अब अगर आपको उस कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर पे जाना है, रूम का एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस कॉर्नर से उसको ज्वाइन करो. कैसे करेंगे, जो बॉटम में या जो फ्लोर में जो डायगोनल आया था उसमें अगर आप हाइट ऐड कर दोगे, ये आपकी ए लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट ए है, आपका ये आया ए रूट 2. अब ए रूट 2 और ये दोनों अगेन कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. वो डायगोनल जो फ्लोर पे बना और हाइट, ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो दिस इज ए रूट 2, दिस इज ए, तो ये फिर क्या आ जाएगा, ए रूट 2 स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओ, प्लस ए स्क्वायर. तो इसका अगर आप रूट लोगे तो क्या बन जाएगा, ए बाहर आ गया, रूट 2 का स्क्वायर बन गया 2 और ये 3, तो ये आ जाएगा ए रूट 3. तो ये आपको शायद सबको याद ही होगा, ये बाकी मैंने बता दिया है. तो यहाँ पे जो डायगोनल की लेंथ है वो ए रूट 3, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लाई विल बी ए रूट 3. A is 10, so displacement will be 10 root 3. Second is a car runs at constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds on each lap. Second question is, R is 100 meter and time taken is 62.8 seconds on each lap, means for every round it is taking 62.8 seconds. If you see carefully, this is what, this is nothing but 220 पाई, ठीक है. 20 इंटू 3.14 करोगे क्या आएगा, यही आएगा. सो दिस इज नथिंग बट 20 पाई. सो स्पीड, एवरेज स्पीड अगर आप निकालोगे, एवरेज स्पीड विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज 2 पाई आर फॉर वन लैप और फॉर वन रिवॉल्यूशन. योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 पाई आर, टाइम टेकन इज 20 पाई. सो एवरेज स्पीड विल बी आर विच इज, आई एम सॉरी, average speed will be 10. Average speed will be 10 meter per second. Clear है? ये 10 times जाएगा यहाँ से, फिर इसको r को 100 रखा, then you'll get 10 meter per second. So average speed is 10 meter per second. Clear? और वैसे भी यहाँ पे average speed and average velocity पूछा है, तो average speed will be in each lap, average speed will be 10 meter per second. And what will be the average velocity? Displacement is 0. When you are starting from this point, you are coming back to this point again after 62.8 seconds. So displacement is 0. If displacement is 0, average velocity is going to be 0. Option 2, velocity 0 and speed 10 meter per second. Third is, mark the correct statement. The magnitude of the instantaneous velocity of a particle is equal to its instantaneous speed. ये तो बताया था आपको. Instantaneous velocity and instantaneous speed will have same magnitude. ठीक है, बिकॉज आप जब इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हो, मान लो ये ऐसा पाथ है, ठीक है, तो हम लोग एक dt टाइम में द डिस्प्लेसमेंट या जो स्मॉल डिस्टेंस वी हैव कवर्ड इन दैट dt टाइम, तो उसमें क्या होगा, इवन इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ कर्व पाथ,
even if you are walking on a curved path, that distance will be very small in dt time. Whatever displacement you will cover, that will be very small. Then that in that case, जैसे यहाँ पे बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन दोनों सेम ही बनेंगे. इस पॉइंट को इस पॉइंट से अगर ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बनेगी, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. वो हमें दिख ही नहीं सकता, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें. तो वहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. ठीक है, इसलिए जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप यहाँ डिवाइड करोगे dt से, और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए यहाँ डिवाइड करोगे dt से. तो यहाँ पे दोनों ही क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन द इंटरवल. नो, एवरेज, फॉर एवरेज if you are walking on this track, then your displacement will be this length and distance will be this length. So average speed and average velocity will differ for a bigger interval, but if it is very small interval, it will be same, because your displacement and distance are going to be same for very small interval. ठीक है, तो for very small interval the average speed becomes instantaneous speed, या average velocity becomes instantaneous velocity. So instantaneous velocity and instantaneous speed will have same magnitude, but for average it is not true. It is possible to have situation in which the speed of particle is always zero, but the average speed is not zero. भाई अगर speed of the particle is always zero, then it is not moving, and if it is not moving मतलब it is not covering any distance, so average has to be zero. मतलब third option गलत है. भाई all the time you have zero speed, at every instant you have zero speed, मतलब आप कहीं जा ही नहीं रहे हैं, आप रेस्ट में बैठे हुए हैं एक जगह पे, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट किसी बड़े इंटरवल में या टोटल डिस्टेंस किसी बड़े इंटरवल में भी क्या होगा, जीरो ही होगा. सो योर एवरेज स्पीड इज गोइंग टू बी जीरो. फोर्थ, इट इज, सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी रॉन्ग होने ही पड़ेंगे, बट लेट्स जस्ट एनालाइज द स्टेटमेंट्स. इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर जीरो, बट द एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज जीरो. सो यहाँ पे ये बोला है कि एट डिफरेंट इंस्टेंट्स स्पीड इज नॉट जीरो, बट द एवरेज स्पीड इज जीरो. नो, अगर आपकी स्पीड जीरो नहीं है, इट मीन्स यू आर कवरिंग अ डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता. सो वंस you have some speed, you will cover a distance, and that cannot be zero. आप 1 घंटा चल लो, 2 घंटा चल लो, वो जीरो नहीं होगा, because distance is never negative. So कुछ ना कुछ नेट डिस्टेंस आ ही जाएगा, और कुछ ना कुछ नेट डिस्टेंस जब आ जाएगा, then you will have some speed. So if you have speed at different instants, non-zero speeds, then your average speed is going to be non-zero, because आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर कर ही लोगे. At every instant you have some speed, तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर कर ही लोगे. So fourth option is also wrong. First option is correct. Fourth question is, at an instant t, the coordinate of a particle x is equal to at square, y is equal to bt square, and z is equal to 0. Then its velocity at the instant t will be. हमें x, y, z कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें वेलोसिटी निकालनी है. x is equal to at square and y is equal to bt square, z is equal to 0. Then velocity in x will be 2at, velocity in y will be 2bt, and velocity in z will be 0. तो आप क्या लिख सकते हो, नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 2at i कैप प्लस 2at 2bt j cap, and magnitude will be this square plus this square whole root. तो 2at square plus 2bt square, इसका रूट क्या आ जाएगा, 2 and t कॉमन आगे बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a square plus b square. So answer will be second option. A particle is moving, fifth question, a particle is moving so that its displacement is given as s is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meter. Its velocity at the instant when its acceleration is 0. तो velocity and acceleration दोनों चाहिए. पहली बार differentiate करो, ds by dt you will get velocity 3t square minus 12t plus 3. Acceleration will be 6t minus 12. तो हमें पूछा है कि the time when acceleration is 0, what will be the velocity? So पहले फाइंड आउट कर लो कि कब आपका एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन को 0 पुट किया,
t क्या आया यहाँ से, t इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6, ये आया 2 सेकेंड्स. सो एक्सेलरेशन इज 0 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. सो 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगी, तो 2 यहाँ पुट करो, तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, कितना आ जाएगा, 12 माइनस 24 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन 4th. Question number 6. If velocity of a particle is given by 10 plus 2t square, the average acceleration between 2 and 5 second is. Velocity is given by 10 plus 2t square meter per second. Average acceleration between 2 and 5 second is. So t is equal to 2 पे velocity निकाल लो, that will be initial velocity. t is equal to 5 पे velocity निकाल लो, that will be final velocity. Acceleration will be v final minus v initial divided by total time. From t is equal to 2 second to t is equal to 5 second, how much time is there? 3 seconds. So v final क्या आएगा, v final put t is equal to 2 in the equation. So यहाँ पे आया 4 2 ये आ गया 18 minus v initial. I'm sorry, this will be v initial at t is equal to 2 second. At t is equal to 5 second क्या आएगा, 25 50 60. So 60 minus 18 divided by 3, ये आ गया आपका 42 by 3, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Acceleration is, average acceleration is 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन 4. क्लियर है सबको ये, ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t is proportional to the square of time t, then acceleration of the body is. 7th question. Displacement is, distance covered is proportional to t square, then acceleration will be, acceleration क्या हो जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी will be proportional to 2t, या फिर आप बोल दो सिर्फ t, and acceleration will be proportional to, यहाँ पे क्या आया 1, इसका मतलब acceleration will be constant, या फिर आप इसको कुछ k मल्टीप्लाई करके लिखो, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2k. सो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी सम कांस्टेंट. और आपको ये शायद अब तो एकदम दिमाग में बैठ गया होगा कि व्हेनेवर योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी अ पैराबोला. पैराबोला मतलब t स्क्वायर वाला टर्म. सो व्हेनेवर डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, इट मींस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t एंड एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट. क्लियर है ये चीज. Question number 8. If the displacement of a particle varies with time as root x is equal to t plus 7, root x is equal to t plus 7, then we can write x is equal to t plus 7 square, and velocity will be, we have to talk about velocity and acceleration in the options. So velocity can be written as 2 into t plus 7. ठीक है. So यहाँ पे acceleration क्या आ गया, acceleration will be 2. Clear है. So first is velocity of the particle is inversely proportional to t. Wrong. ये कैसा आ रहा है, v is equal to 2t plus 14. Velocity of the particle is proportional to t. It is not directly proportional. यहाँ पे क्या है, t का एक टर्म है but there is an additional term of plus 14. Velocity of the particle is proportional to root t. Wrong. The particle moves with constant acceleration. This is correct. So option 4 will be correct. A ball is thrown vertically upwards with velocity 30 meter per second. If the acceleration due to gravity is 10 meter per second, what will be the distance traveled by it in the last second of motion? I'm sorry, it is question number 9. So it is thrown with velocity 30 meter per second. इसमें पूछा कि last second of motion में what will be the displacement? ओके. सो कैसे निकालेंगे, पहला तो हम ये कर सकते हैं, वी नो u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड. नाउ फॉर लास्ट सेकेंड यू नीड टू नो कि सेकेंड कौन सा था. तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, 2u/g, 6 सेकेंड्स. इसका मतलब लास्ट सेकेंड क्या होगा, लास्ट सेकेंड विल बी 6th सेकेंड फ्रॉम t इज इक्वल टू 5 टू, यहाँ पे आप t इज इक्वल टू 5 पे हो और यहाँ पे आप t इज इक्वल टू 6 पे हो. तो इन द 6th सेकेंड योर डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच. तो यहाँ पे क्या करोगे,
हम लोग को लास्ट सेकंड में निकालना है, तो लास्ट सेकंड क्या आया हमारे पास 6 सेकंड, तो n विल बी इज इक्वल टू 6। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं S6 इज इक्वल टू u प्लस a/2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सो 10/2 इंटू 6 इंटू 2 12 माइनस 1 कितना आया 30 माइनस 55, दिस विल बी माइनस 15 मीटर। माइनस 15 मतलब नीचे 15 मीटर। और कैसे कर सकते हैं, और हम ऐसे कर सकते हैं कि इफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज 30, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगी -30 होगी, ठीक है। जब बॉटम पे अगेन पहुंचेगा वापस तो वेलोसिटी क्या होगी 30 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसके जस्ट 1 सेकंड पहले कितना होगा, हमको लास्ट सेकंड में निकालना है। इसका मतलब जस्ट 1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी होगी, अगर इस पॉइंट पे 30 है तो जस्ट 1 सेकंड पहले उससे 10 कम रही होगी, क्योंकि एवरी सेकंड इट इज गेनिंग हाउ मच स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट के बाद हर सेकंड क्या हो रही है 10 मीटर पर सेकंड वो गेन करती जा रही है। इसका मतलब अगर अभी 30 है तो 1 सेकंड पहले कितनी रही होगी 20 रही होगी। तो क्या करो आप एवरेज वाला कंसेप्ट लगा लो, क्या हो जाएगा एवरेज से क्या आएगा वी एवरेज विल बी इक्वल टू 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया हमारे पास 25। अच्छा भाई इससे तो 25 आया, ये भी कितना आएगा, ये आएगा 25, है ना। तो लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 25 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, 2 balls are dropped from different heights. One ball is dropped 2 seconds after the other, but they both strike the ground at the same time. T is equal to 3 seconds after the first is dropped. The difference in heights at which they were dropped is. तो क्वेश्चन 10 में क्या किया है, ड्रॉपिंग 2 objects from different heights. इसको t is equal to 0 पे, इसको t is equal to 2 पे, 2 seconds after the first is dropped, and at t is equal to 3 both of the objects have reached the ground. Then what was the difference of heights from where they are dropped? तो अब t is equal to 2 पे ड्रॉप किया, t is equal to 3 पे यहाँ पहुँच गया। How much time it has? 1 second. And for this 3 seconds. So we can calculate the height covered in that time. तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसको टाइम लगा है 3 सेकेंड, तो ये कितना होगा हाइट कवर्ड, S1 is equal to half a t square, t is 3, so t square is 9, and इस केस में क्या होगा S2 is equal to half a t square is t is 1, तो कितना आ गया ये 5 मीटर एंड ये है 45 मीटर। क्लियर है। सो दिस इज 45 मीटर हाइट एंड दिस इज 5 मीटर हाइट, सो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस विल बी 40 मीटर। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा बना दिया है बट कुछ ऐसा रहा होगा शायद, है ना 5 मीटर। तो फिर डिफरेंस कितना आ जाएगा, दिस डिफरेंस विल बी 40 मीटर्स एंड दिस हाइट इज 5 मीटर्स। ठीक है, आंसर विल बी 40 मीटर। ओके, अब यहाँ पे हमें g इज इक्वल टू 9.8 लेके किया है, तो नियरेस्ट क्या है 39.2 आएगा, और चाहो तो कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे क्या आने वाला है बेसिकली डिफरेंस, S1 माइनस S2 विल बी इक्वल टू हाफ a ले लो 9.8 इंटू 9 माइनस 1 इट्स 8, 4.9 से गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 कितना आएगा 39.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट का डिफरेंस है कितना है 39.2 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, 2 bodies are thrown vertically upward with the same initial velocity of 98 meter per second but 4 seconds apart. How long after the first one is thrown when they meet? तो हमने क्या किया, 2 बॉडीज को at t is equal to 0, एक को फेंका with 98 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड at t is equal to 4 सेकेंड, दूसरे को फेंका विद अगेन 98 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे जब ये मीट करने वाले हैं, ऐसा कुछ होगा कि ये ऊपर जाता रहेगा और उतने देर में ये नीचे आने लगेगा, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि दोनों को अगर हम सेम स्पीड से फेंक रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का पाथ कुछ ऐसा होगा, लेकिन इसका यही पाथ 4 सेकेंड बाद होगा। तो जिस पोजीशन पे ये था 4 सेकेंड बाद उस पोजीशन पे हर टाइम पे ये रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ऊपर जा रहा होगा, जब आपने सेकंड को फेंका तो ये ऊपर अप्रोच कर रहा होगा और दूसरा नीचे आ रहा होगा, तब वो मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, व्हेन दे आर मीटिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन विल बी सेम फॉर बोथ, तभी तो मीट करेंगे ना। जो इनिशियल पोजीशन है उससे सेम हाइट पे रहेंगे दोनों,
भले ही वो एक ऊपर जाते टाइम हो वापस आते टाइम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिस्प्लेसमेंट शुड बी सेम फॉर बोथ, तभी तो वो सेम पॉइंट पे हैं, मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दे आर एट द सेम पोजीशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम कर दो। तो अब इसके लिए क्या होगा, जब मान लो t इज इक्वल टू 0 से हम लोग बात कर रहे हैं कितने देर बाद, हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट वन इज थ्रोन व्हेन दे मीट। तो मान लो t इज इक्वल टू इस टाइम पे वो लोग मिल रहे हैं, क्लियर है। तो इसके लिए टाइम कितना होगा, इस फर्स्ट पार्टिकल के लिए टाइम होगा t सेकेंड्स, लेकिन सेकेंड पार्टिकल के लिए कितना होगा टाइम, t माइनस 4 सेकेंड्स, क्योंकि 4 सेकेंड तो वैसे ही पड़ा हुआ था, उसको 4 सेकेंड बाद लॉन्च किया है ना। तो इसके पास टाइम रहेगा t और इसके पास टाइम रहेगा सिर्फ t माइनस 4 टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ut, तो 98 इंटू टी माइनस हाफ 9.8 into t square. This is displacement of 1. Displacement of 2 will be 98 t minus 4 minus half 9.8 t minus 4 square. अब दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, s1 is equal to s2 if they are meeting. तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 98t minus 98 into 4 minus half 99.8 t माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 98 t माइनस हाफ 9.8 t स्क्वायर, ठीक है। तो ये गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस है हर जगह, तो सबको क्या कर लो प्लस, और 98 भी है सब, यहाँ पे 9.8 तो ये एक इससे ये कैंसिल हुआ और इससे ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो आया 40 माइनस हाफ t माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 40 माइनस हाफ टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8t इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। सो ये प्लस हो गया था ना, ये तो प्लस है, तो 40 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 16 बाई 2, तो ये हो गया 8, ये हाफ है ना हर जगह, तो माइनस 40 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, क्या आया 48 इज इक्वल टू माइनस 4t, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड बाद क्या होंगे, वो दोनों मीट करेंगे। अब 12 सेकेंड के बाद जब मीट करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको हमने लॉन्च किया 98 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो इसका अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो क्या आएगा 2u बाई जी, कितना है ये 20 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड तो यहाँ होगा, ठीक है। इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया 20 सेकेंड, दूसरे के लिए भी टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड ही होगा। तो 12 सेकेंड पे वो कहीं इस जगह पे होगा, और 12 सेकेंड पे जब आप 12 सेकेंड की बात कर रहे हो तो दूसरे वाले के लिए टाइम कितना हुआ है अभी, सिर्फ 8 सेकेंड, क्योंकि 4 सेकेंड तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था ना, उसको 4 सेकेंड बाद लॉन्च किया गया है, इसका मतलब उसके लिए भी टाइम क्या कितना हुआ है, सिर्फ 8 सेकेंड हो पाया है। तो 8 सेकेंड, तो ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का अगर आप मोशन देखो तो 8 सेकेंड पे यहाँ होगा और 12 सेकेंड पे भी ये यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर सेम हाइट पे दो, आपने क्या देखा था कि सेम हाइट पे पार्टिकल इज एट 2 इंस्टेंट्स एंड इफ यू ऐड दोस 2 इंस्टेंट्स तो आपको क्या मिलता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर t इज इक्वल टू 12 पे यहाँ है, मतलब t इज इक्वल टू 8 पे यहाँ रहा होगा, तभी तो दोनों का सम मिला के क्या होगा 20 होगा ना। तो 12 सेकेंड पे ये पार्टिकल यहाँ है, 8 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। तो सेकेंड वाला पार्टिकल जो है उसके लिए कितना टाइम हुआ है, उसके लिए सिर्फ 8 सेकेंड हुआ है, इसका मतलब वो यहाँ पे है, उसके लिए क्या है टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, और इसके लिए क्या है टाइम t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। तो मैंने बोला था जैसे कि पहला पार्टिकल जो है वो नीचे आ रहा होगा, दूसरा पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, वो फिर क्या होंगे एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए टाइम है 12 सेकेंड, सेकेंड वाले पार्टिकल के लिए टाइम है 8 सेकेंड्स। तो यहाँ हमें क्या पूछा था कब मिलेंगे, तो क्या आएगा टाइम t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। नेक्स्ट है 2 balls are dropped from the same point after an interval of 1 second. Acceleration due to gravity is 10. What will be the separation 3 seconds after the release of first ball? तो यहाँ पे क्या किया हमने 1 सेकेंड के इंटरवल में ड्रॉप किया है, इसको ड्रॉप किया at t is equal to 0 एंड इसको ड्रॉप किया at t is equal to 1।
तो हम किसकी बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए टाइम कितना है, इसके लिए 3 सेकेंड्स टाइम है, इसके लिए सिर्फ 2 सेकेंड्स टाइम है, क्योंकि 1 सेकेंड तो उसका वेस्ट हो गया। तो अब यहाँ पे हमें देखना है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में इसके पास कितना है, 3 सेकेंड का टाइम है, इसके पास 2 सेकेंड का टाइम है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये, हाफ जी टी स्क्वायर 9, और ये हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये जाएगा 4। तो अब एक ने इतनी हाइट ट्रेवल कर लिया है, दूसरे ने इतनी हाइट ट्रेवल कर लिया। मान लो पहला वाला चल के इस पॉइंट पे आ गया है और दूसरा वाला चल के इस पॉइंट पे आया है, तो हमें क्या निकालना है, ये डिफरेंस। तो इसने जो डिस्टेंस चला है और इसने जो डिस्टेंस चला है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस, उससे हमें क्या मिलेगा, विल गेट दिस। तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दो, तो हाफ 10, 9 माइनस 4 क्या आ गया 5, तो हमारे पास आएगा 25। तो पहला है यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे, तो उनके बीच में अभी डिस्प्लेसमेंट या उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, अभी है 25 मीटर्स। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, juggler keeps on moving 4 balls in the air continuously such that each ball attains 20 meter height. When the first ball leaves his hand, the position of the other balls will be. तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं कि उसके पास कितना टाइम है, वो 4 बॉल्स को ऐसे घुमाते रहने के लिए उसके पास कितना टाइम है। तो एवरी बॉल इज अटेनिंग हाउ मच हाइट, 20 मीटर। 20 मीटर इसका मतलब मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर, यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ से हमारे पास u इज इक्वल टू आया, u इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो उसके पास एक बॉल स्टार्ट होने के बाद वापस हाथ में कब आएगा, सो इट्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वी कैन कैलकुलेट, दैट विल बी 2u डिवाइडेड बाई g। सो 2 into 20 divided by 10, it is 4 seconds. So once the ball is thrown upwards, after 4 seconds it will come back. It means it has for one round it has 4 seconds. उस 4 सेकेंड पहला बॉल वापस आ गया, तो अब नेक्स्ट टाइम उसको तो उसी बॉल को फेंकना पड़ेगा ना। इट मीन्स फॉर वन राउंड इट हैज 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड का एक राउंड बनेगा। तो इन दैट 4 सेकेंड इट हैज टू, दैट पर्सन हैज टू थ्रो 4 बॉल्स। तो 4 सेकेंड है, 4 बॉल है, तो आपको अगर अच्छे से प्रॉपर्ली बैलेंस करना है, व्हाट विल यू डू, यू विल थ्रो एवरी सेकेंड यू विल थ्रो 1 बॉल। पहले से t इज इक्वल टू 0 पे एक फेंका, फिर t इज इक्वल टू 1 पे एक फेंका, t इज इक्वल टू 2 पे एक फेंका, t इज इक्वल टू 3 पे एक फेंका, 4 फेंक दिए। अब t इज इक्वल टू 4 पे वापस हाथ में आ गया फर्स्ट बॉल, अब उसको फेंक दिया। क्लियर है ये चीज। तो एवरी सेकेंड वी आर थ्रोइंग 1 बॉल। अब यहाँ पे पूछा है कि व्हेन द फर्स्ट बॉल कम्स बैक टू हिज हैंड, उस टाइम बाकी के जो 3 बॉल्स है वो कहाँ है। तो कुछ मोशन इस टाइप का होगा, ये हो गया आपका 20 मीटर। तो t इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट बॉल को फेंका, t इज इक्वल टू 1 पे सेकेंड बॉल को फेंका, t इज इक्वल टू 2 पे थर्ड, t इज इक्वल टू 4 पे क्या हुआ, फर्स्ट बॉल वापस हाथ में आ गया। ठीक है ना, क्योंकि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है। तो फिर t इज इक्वल टू 4 पे फर्स्ट बॉल को फेंका। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, t इज इक्वल टू 4 पे दैट फर्स्ट बॉल इज बैक इन हिज हैंड। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 4 पे वो फिर से उसको फेंकने वाला है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट बॉल को जब वो फिर से फेंक रहा है, तो हम अब एनालाइज करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे कि t इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसको फेंका। ठीक, तो ये कुछ यहाँ पहुंचा होगा। फिर t इज इक्वल टू 2 पे मैंने जब दूसरे बॉल को फेंका, तो ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 4 पे ये वापस यहाँ है, तो बाकी के 3 कहाँ होंगे, बाकी के 3 हवा में होंगे। ठीक है, तो कैसे होंगे, अब जब आपने t इज इक्वल टू 0 पे पहले बॉल को फेंका था, तो t इज इक्वल टू 4 पे उसके पास 4 सेकेंड्स हो चुके हैं। ही हैज ट्रेवल्ड फॉर 4 सेकेंड, सो ही हैज कम बैक, इट हैज कम बैक टू दी हैंड, या फिर उसकी जो पहले वाली पोजीशन थी वहां पे वापस वो नीचे आ गया है। लेकिन जो बाकी के 3 बॉल हैं, तो जो सबसे लास्ट में फोर्थ बॉल जो फेंका गया था, उसके पास कितना टाइम है अभी, 1 सेकेंड। हमने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट बॉल को फेंका, t इज इक्वल टू 1 पे सेकेंड बॉल को फेंका, t इज इक्वल टू 2 पे थर्ड बॉल को फेंका, t इज इक्वल टू 3 पे फोर्थ बॉल को फेंका। और जब t इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, t इज इक्वल टू 4 पे वापस ये हैंड में आ गया और फिर हमने उसको फेंका। क्लियर है ये चीज। तो t इज इक्वल टू 4 पे वापस हैंड में आ गया। इसका मतलब कि हमने इसको क्या किया है, t इज इक्वल टू 3 पे फेंका है, और अभी हमारे पास टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 4। जब ये वापस हैंड में आया, तो हमारे पास टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 4। मतलब दिस बॉल हैज ट्रेवल्ड फॉर हाउ मच टाइम, ओनली 1 सेकेंड।
क्योंकि उसको t इज इक्वल टू 3 पे फेंका गया, और अभी टाइम क्या है, अभी टाइम t इज इक्वल टू 4 है, तो इसके पास टोटल टाइम कितना है 1 सेकेंड, इसके पास 2 सेकेंड, इसके पास 3 सेकेंड। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं कि सबकी इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही है, तो अब देख लेते हैं कि 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया होगा, 2 सेकेंड में इसने कितना ट्रेवल कर लिया होगा, 3 सेकेंड में इसने कितना ट्रेवल कर लिया होगा। तो t इज इक्वल टू u इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वाले से ही कर लेते हैं ना, आप चाहो तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से कर सकते हो, यू हैव टाइम, यू हैव ए, यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, तो सबके लगा तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसके लिए टाइम कितना है 1 सेकेंड, इसके लिए 2 सेकेंड, इसके लिए 3 सेकेंड, बट एवरेज से और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 पे है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 पे है वेलोसिटी 0 एंड t इज इक्वल टू 3 पे है वेलोसिटी अगेन 0 से कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ पे एवरेज कितना आया 20 प्लस 10 बाई 2 कितना आया 15, इनटू टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 15, और अगर ये टोटल 20 है तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे 15 t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 3 जो होंगे वो सेम हाइट देंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 3 उन दोनों टाइम को मिलाओगे तो क्या मिलेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब at t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 3 पार्टिकल विल बी ऑन द सेम लेवल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये t इज इक्वल टू 3 पे एंड t इज इक्वल टू 1 पे जो लेवल जो है वो सेम है। इसका मतलब t इज इक्वल टू 3 किसके लिए है, इसके लिए है, t इज इक्वल टू 1 किसके लिए है, इसके लिए है। तो ये t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ 15 पे होगा, और ये t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पे 15 पे होगा, ये ऊपर जा रहा होगा और ये नीचे आ रहा होगा। आप चाहो तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से कर सकते हो। बस मैंने क्या बताया कि अगर आपको एवरेज से करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू 0 पे 20 है, t इज इक्वल टू 1 पे कितनी है 10 हो गई, 20 से 10 हो जाएगी ना, 10 हो गई, 1 सेकेंड में 10 से कम हो रही है तो 20 से 10 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितनी है आगे t इज इक्वल टू 3 पे कितनी है, t इज इक्वल टू 2 पे 0 थी, आफ्टर 1 सेकेंड 10 से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आ गई 10 मीटर पर सेकेंड बट डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड। तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 प्लस, और यहाँ पे अगेन कितनी नीचे 20, तो 10 प्लस 20 बाई 2 यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट 15। इसका डिस्टेंस कितना आएगा u प्लस v बाई 2 कितना आया 15। तो हम लोग को क्या निकालना था, हमें निकालना था कि किस किस पोजीशन पे होंगे। तो पहला बॉल जो जिसके लिए टाइम हो गया है 3 सेकेंड्स, तो क्या होगा वो 1 सेकेंड में यहाँ पे गया, 2 सेकेंड में यहाँ पे गया और 3 सेकेंड में यहाँ पे गया। कौन सा बॉल, ये बॉल, ठीक है, कौन सा बॉल, सेकेंड बॉल। उसके बाद इसकी बात अगर हम करें तो 1 सेकेंड में यहाँ गया और फिर अगले 1 सेकेंड में यहाँ गया, तो ये होगा 15 मीटर पे, ये होगा 20 मीटर पे, और तीसरा बॉल के लिए कितना टाइम है सिर्फ 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ बस पहुंच पाएगा। तो कितनी हाइट पे है अभी वो 15 पे है, ये ऊपर जा रहा है, ये वाला जो बॉल है ये ऊपर जा रहा है और ये वाला बॉल जो है वो नीचे आ रहा है। तो जो बॉल्स होंगे वो किस किस हाइट पे होंगे 15, 20 एंड 15। फर्स्ट बॉल हाथ में वापस आ गया, सेकेंड बॉल ये यहाँ पे है, थर्ड बॉल यहाँ पे है एंड फोर्थ बॉल यहाँ पे है। फोर्थ बॉल को जस्ट अभी 1 सेकेंड पहले हमने थ्रो किया है, सेकेंड बॉल को सेकेंड बॉल को 2 सेकेंड पहले थ्रो किया है, फर्स्ट बॉल को 3 सेकेंड पहले थ्रो किया है, और फर्स्ट बॉल को 4 सेकेंड पहले थ्रो किया था और वापस वो 4 सेकेंड के बाद हाथ में आ गया। ठीक है, इसमें अब हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड। 14 क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर एंड रिबाउंड्स with a velocity which is 3/4 of the velocity with which it hits the ground। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बॉल को ड्रॉप किया, उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी यहाँ पे v, तो अब ये आया और फिर ये रिबाउंड करके गया, तो रिबाउंड वाली जो स्पीड थी इट वाज 3/4 टाइम्स v। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड बाउंसेस। तो ये फर्स्ट बाउंस का टाइम हो गया, कितना टाइम होगा √2h बाई जी, ठीक है, √2h बाई जी, ठीक है, और हाइट कितनी गिवन है हमें 20 मीटर। अब इसके बाद जो वेलोसिटी है कितना टाइम आएगा, ये 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना आया 2 सेकेंड्स, ठीक है। A ball is dropped from a height 20 meter and rebounds with velocity 3/4 of the velocity
with which it hits the ground। तो पहली चीज तो यहाँ पे पहला जब बाउंस हुआ, पहली बार जो ड्रॉप होगा उसी टाइम बाउंस होगा, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पहला बाउंस हुआ। अब यहाँ पे क्या है, और वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी विल बी √2gh, तो √2 10 और ये 20, कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी 3/4 ही बची है, आफ्टर फर्स्ट बाउंस कितनी बची है 3/4 ऑफ 20 कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गया है, अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा, तो दूसरा रिबाउंस कब होगा, इतने टाइम के बाद। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, अभी सिर्फ इसको देखो कि 3/4 ऑफ 20 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो हमारे पास टाइम कितना है अभी 2 × u डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आया 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो 2 सेकेंड पे क्या हुआ, 2 सेकेंड पे यहाँ पे बाउंस हुआ और उसके बाद फिर 1 सेकेंड बाद फिर यहाँ पे वापस आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आया 3 सेकेंड। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट आया 3 सेकेंड, मतलब यहाँ पे कब आया वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। ठीक, ये आया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, इसके बाद इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 3 सेकेंड। क्लियर है, तो हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड बाउंस। तो हमारे पास कितना टाइम आएगा, फर्स्ट बाउंस हुआ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और सेकेंड बाउंस इस टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 3 सेकेंड, तो दूसरा बाउंस होगा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में सेकेंड पे। और अगर हमें बोलेगा कि उनके बीच में टाइम इंटरवल कितना है, तो कितना आएगा 3 सेकेंड। आफ्टर फर्स्ट बाउंस टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 3 सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ही रीबाउंस होगा, तो इंटरवल जो टाइम इंटरवल आएगा उनके बीच का, फर्स्ट एंड सेकेंड बाउंस के बीच का, वो होगा 3 सेकेंड्स, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, इट एक्सपीरियंसेस a constant air resistance which can produce a retardation of 2 meter per second square opposite to the direction of velocity of the particle. The ratio of the time of ascent to the time of descent is। तो यहाँ पे क्या है, we have thrown a particle, अब ये वापस ऐसे आएगा, तो यहाँ पे क्या है, एयर रेजिस्टेंस है which is opposite to the velocity। तो जब अपवर्ड मोशन है, ascent के टाइम क्या होगा, g डाउनवर्ड and velocity upward, that's why acceleration due to एयर रेजिस्टेंस विल बी डाउनवर्ड। जब वापस आ रहा है तो क्या होगा, g विल बी डाउनवर्ड एंड a विल बी अपवर्ड बिकॉज वेलोसिटी इज डाउनवर्ड। क्लियर है, तो अब यहाँ पे हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसको, अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही केस में जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया तब भी कुछ h हाइट ट्रैवल करके गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया तब भी h हाइट ट्रैवल किया है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी कुछ u, यहाँ पे वेलोसिटी है 0 और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है सम v। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो मैंने आपको बताया है कि s इज इक्वल टू हम ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इफ यू नो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इंटरवल तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, इफ यू नो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इंटरवल तो vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। अगर v या u में से कोई एक जीरो है तो फिर अगर मान लो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है एंड इफ u इज जीरो तो आपका और इजी हो जाएगा, अगर v इज जीरो तो फिर vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। तो यहाँ पे जैसे ये a से b वाला जो केस देखेंगे हम, तो s a b विल बी, इसके लिए क्या लगा दो, इस इंटरवल के एंड में वेलोसिटी इज जीरो, तो यहाँ पे vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ तो क्या आ जाएगा, v इज जीरो, तो जीरो प्लस माइनस हाफ, a इज माइनस जी माइनस a, यही है ना, माइनस जी माइनस a, t स्क्वायर, t अप स्क्वायर एंड एस बी सी इज इक्वल टू, अब इसमें लगा दो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इंटरवल में क्या है, व्हेन यू आर सीइंग फ्रॉम a टू b, इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, एंड व्हेन यू आर सीइंग इंटरवल b टू c, देन इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, फाइनल वेलोसिटी इज v, तो यहाँ पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ तो क्या आ जाएगा, ut इज जीरो, सो हाफ a क्या है, a इज नाउ माइनस g प्लस a, g डाउनवर्ड है a अपवर्ड है, इनटू t डाउन स्क्वायर, और दोनों में ही क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस h और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस h, क्योंकि अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, नीचे हमने नेगेटिव लिया है, तो इन दोनों को इक्वेट करो तो क्या आएगा, ये माइनस माइनस हो गए प्लस, तो g प्लस a t अप स्क्वायर
बाई 2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस को अगर कैंसिल करना है तो इस माइनस को बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा g माइनस ए, और ये माइनस माइनस हो गए कैंसिल, क्योंकि आपको दोनों को इक्वेट करना है तो इधर h तो इधर भी प्लस h होना चाहिए ना, तो ये क्या आएगा हाफ g माइनस ए टी डाउन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, टी अप बाई टी डाउन इज इक्वल टू, टी अप बाई टी डाउन इज इक्वल टू g माइनस ए डिवाइडेड बाई g प्लस ए, इसका रूट। तो g है 10 और a है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 और ये होगा 12, तो ये आ गया हमारे पास 2/3। टी अप डिवाइडेड बाई टी डाउन इज इक्वल टू रूट 2/3, ऑप्शन सेकेंड। इसके बाद है फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ इस तरीके से है, ये है आपका t इज इक्वल टू 6, ये t इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे t इज इक्वल टू 2। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। कैसे निकालेंगे रेस्ट में आया है या नहीं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट गिव्स अस द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी 0 होनी है, इट मीन्स स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शुड बी 0 एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। If at some instant velocity of the particle is 0, मतलब slope of the displacement time graph is 0. Slope of the displacement time graph मतलब अगर आप कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे that should be parallel to your independent axis और time axis। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो पैरेलल कब कब आएगा, ये देखो यहाँ पे टेंजेंट क्या आएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। तो इतने पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स पे tangent is parallel to x axis. Tangent of displacement time graph gives us the velocity. If tangent is parallel to x axis, it means slope is 0. Slope is 0 means velocity is 0. So the particle has come to rest 6 times. Correct है, 6 times it has velocity equals to 0. Second, the maximum speed is at t is equal to 6 second. Again, maximum speed मतलब maximum slope of displacement time graph. तो maximum slope t is equal to 6 सेकेंड पे तो क्या आ रहा है, t is equal to 6 सेकेंड पे स्लोप क्या है, स्लोप इज 0, मतलब वेलोसिटी 0। मैक्सिमम कहाँ हुई, वेलोसिटी 0 है। मैक्सिमम शायद यहाँ कहीं पे होगी। यहाँ पे स्लोप कैसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लाइन कुछ ऐसे बन रही है विच इज मोर पॉजिटिव। और यहाँ तो क्या है, स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0। यहाँ पे हाँ हम ये बोल सकते हैं कि उसकी पोजीशन मैक्सिमम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है उसका कोऑर्डिनेट, इसका मतलब वहाँ पे पोजीशन उसकी सबसे ज्यादा आगे होगी, बट उसका वेलोसिटी तो वहाँ पे 0 है ना, क्योंकि स्लोप कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थर्ड, द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t is equal to 0 to t is equal to 6 seconds. Velocity remains positive, t is equal to 0 to t is equal to 6 second. मतलब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब स्लोप शुड बी पॉजिटिव। स्लोप कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे तो नेगेटिव स्लोप है ना। ये देखो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लाइन ऐसे बन रही है, इट मीन्स नेगेटिव स्लोप। तो 0 से 6 में हमेशा पॉजिटिव कहाँ हुआ, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी स्लोप इज नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे स्लोप इज नेगेटिव। इसका मतलब velocity is not always positive, it has some negative value also. At this instant velocity is negative. तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड थर्ड रॉन्ग, फोर्थ भी रॉन्ग होना ही पड़ेगा। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल फॉर द टोटल पीरियड शो इन नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी इज नेगेटिव ऐसा बोल रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। कैसे, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे अगर आप 6 सेकेंड्स में देखो, द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। अगर आप इस टाइम से इस टाइम तक देखो तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अबव टाइम एक्सिस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा कैसी है, पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी भी कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शो इज नेगेटिव, इट इज रॉन्ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें एक्स वर्सेस टाइम गिवन है एंड कुछ इस तरीके से हमारे पास लाइन गिवन है, ग्राफ्स।
Figure shows position time graph of two cars A and B. First option, car A is faster than car B. Second, car B is faster than car A. Third, both cars are moving with same velocity. Fourth, both cars having positive acceleration. तो यहाँ पे क्या है, xt कर्व है. अगर आपको वेलोसिटीज निकालनी है तो xt कर्व का क्या देखना पड़ेगा हमें, स्लोप. तो इस ये लाइंस कैसी है, पैरेलल, या फिर ये कहो कि ये दोनों लाइन x के साथ सेम एंगल बना रही है. ठीक है ना, ये लाइन x के साथ दोनों सेम एंगल बना रही है, तो क्या होगा, दोनों का स्लोप सेम होगा. अगर कोई दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनका स्लोप कैसा होता है, सेम होता है ना. तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों लाइंस का स्लोप, ये सेम एंगल बना रही है विद x एक्सिस, तो उनका स्लोप कैसा होगा, सेम. अगर स्लोप सेम है इसका मतलब स्लोप क्या होता है, स्लोप इज वेलोसिटी. xt ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे दैट इज वेलोसिटी. तो a के लिए स्लोप और b के लिए स्लोप कैसा आ रहा है, सेम. इट मींस वेलोसिटी विल बी सेम. सो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट. कोई किसी से ज्यादा फास्ट या स्लो नहीं है. बोथ कार्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी. बोथ कार्स आर हैविंग सेम पॉजिटिव एक्सेलरेशन. भाई अब ये xt कर्व एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी विल बी समथिंग लाइक at प्लस b, a इंटू टी प्लस बी. तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, एक्सेलरेशन विल बी 0. यहाँ पे xt ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन. अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कैसी आएगी, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. इसका स्लोप हमेशा कैसा आ रहा है, कांस्टेंट स्लोप आ रहा है. अगर कांस्टेंट स्लोप है मतलब वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0. तो बोथ कार्स हैव सेम एक्सेलरेशन व्हिच इज 0, बट यहाँ पे क्या बोला है कि इट इज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा. क्वेश्चन नंबर 18, इसमें अगेन हमारे पास एक ग्राफ है. ये है t नॉट एंड ये है x. Figure shows the displacement time graph of a particle moving on x-axis. First, the particle is continuously going in positive x direction. The particle is continuously going in positive x direction. That is wrong, क्योंकि क्या है, पहले जा रहा है, पहले उसका x कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओ तो x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है. लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट बढ़ना बंद हो गया. हमेशा क्या है, मान लो ये x नॉट, तो हमेशा x नॉट पे ही है. टाइम बढ़ रहा है बट कोऑर्डिनेट क्या है, x नॉट. इसका मतलब आफ्टर सम टाइम पार्टिकल है स्टॉप, जो भी है स्टॉप्ड वॉकिंग या रुक गया है. ठीक है, तो द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. रॉन्ग, कंटिन्यूअसली नहीं जा रहा है, टी नॉट तक गया उसके बाद नहीं गया. द पार्टिकल इज एट रेस्ट, वो भी रॉन्ग है. द वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू टाइम टी नॉट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट. रॉन्ग. यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. इट इज नॉट इंक्रीजिंग. इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट टी नॉट तक, तो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. इसके बाद क्या है, वेलोसिटी 0 बन गई क्योंकि स्लोप क्या हो गया, 0. ये लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप कैसा आएगा, 0. तो आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी हैज बिकम 0. फोर्थ, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट. बिल्कुल सही. टाइम टी नॉट तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. कांस्टेंट क्यों बोला, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. तो टी नॉट टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, उसके बाद फिर देन स्टॉप्स, तो उसके बाद क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, इट हैज स्टॉप्ड. तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन हमारे पास एक ग्राफ है xt. पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E एंड पॉइंट F. The displacement time graph of a moving particle is shown below. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. आपको वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यू हैव टू प्लॉट दी, या यू हैव टू ड्रॉ दी टेंजेंट, एंड टेंजेंट का स्लोप क्या देगा हमें, वेलोसिटी. तो आपका अगर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है तो फिर वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव. तो अगर C पॉइंट पे देखें तो टेंजेंट का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव. D पॉइंट पे 0, E पॉइंट पे नेगेटिव, F पॉइंट पे पॉजिटिव. तो किस पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, जिस पॉइंट पे टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नेगेटिव. सो E पॉइंट पे कुछ लाइन कुछ ऐसी है, दिस इज 0 स्लोप, पॉजिटिव स्लोप्स, दीज आर ऑल पॉजिटिव स्लोप, एंड नीचे अगर गए तो ये नेगेटिव स्लोप. तो ये कैसा है, ये नीचे बेंड हुआ है, तो इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव. इट मींस वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. सो आंसर विल बी थर्ड.